नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो शिक्षण कौशल का पाठ चल रहा था उसका आज लास्ट वीडियो है और वो भी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो ये हमारा 8वां जो लेसन है और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हमारा जो शिक्षण कौशल का पाठ था यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो शिक्षण कौशल का पाठ वन लाइनर की तरह दिया गया था वो समाप्त हो जाएगा। तो आज लास्ट पार्ट है, आज इस पार्ट को देखते हैं। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट भर्ती शिक्षक की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो एक बुक आती है शिक्षण कौशल का पाठ होता है उसी से बनाया जा रहा है। और एक चीज़ बता दें, ये अगर आप सीटेट की पर्यावरण की अगर आप तैयारी करते होंगे, मतलब सीटेट की तैयारी करते होंगे, तो ये मैंने नोट्स अपलोड कर दिया हूँ और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, तो ये भी आप ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। कंप्यूटर टाइप द्वारा ये नोट्स बनाया गया है, तो प्लीज़ इस नोट्स को ले लें। नोट्स आपके पास रहेगा तो और ही अच्छा रहेगा और अपने दोस्तों के पास ज़रा शेयर भी इसको कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अब सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और एक डीएलएड का एक सब्जेक्ट, सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट भी होता है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम बातें करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला पॉइंट है प्रबंधन का अर्थ। प्रबंधन का अर्थ होता है व्यक्तियों से कार्य करने की शैली। प्रबंधन का अर्थ होता है व्यक्तियों से कार्य करने की शैली। आगे देखते हैं, प्रबंधन का अंग्रेजी अर्थ होता है मैनेजमेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और मैनेजमेंट शब्द बना है मैनेजमेंट टेक्टफुली से बना है। देखिए, प्रबंधन होता क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कई लोगों का संगठन होता है और जब कई लोग एक नियम बनाते हैं और उसी का नियम का पालन करते हुए जब वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो वो एक प्रबंधन कहा जाता है। लेकिन प्रबंधन, एक चीज समझिएगा, प्रबंधन हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। विद्यालय के क्षेत्र में अलग होगा, शिक्षा के क्षेत्र में अलग होगा और कुछ अलग सामाजिक विकास के क्षेत्र में अलग अलग प्रबंधन बनाए जाते हैं। हालांकि हमें विद्यालय शिक्षा के संबंध में प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। तो जैसे ही अगला पॉइंट दिया कि शिक्षा प्रबंधन क्या है, तो ये एक विशेष प्रक्रिया होती है। शिक्षा प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया होती है। जैसे मैं अगर हम बात करूं तो एक विद्यालय के द्वारा, एक विद्यालय के जोड़ा जो भी व्यवस्थाएं, जो भी नियम अपने विद्यालय को चलाने के लिए बनाए जाते हैं वही उनका शैक्षिक प्रबंधन हो जाता है। लेकिन अगर वही केंद्र स्तर पर बनाए जाएंगे तो वो केंद्र का शैक्षिक प्रबंधन हो जाता है। तो प्रबंधन का हर क्षेत्र में अपना अलग अलग अर्थ होता है। अब चलते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है कि शैक्षिक प्रबंधन आवश्यक है तो यह विद्यालय संस्था के संचालन में काफ़ी आवश्यक होता है। जैसे बच्चों का ड्रेस नियमानुकूल, विद्यालय आना, समय अनुकूल, घंटी लगती है, जो उनके अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, खेल के भी समय अलग होता है। तो ये सब शैक्षिक प्रबंधन के लिए, शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा के लिए, संचालन के लिए, विद्यालय के लिए अति महत्वपूर्ण आवश्यक होता है। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा प्रबंधन का उद्देश्य था सीमित ज्ञान जिससे अंग्रेजी शासन में क्लर्क बन सकें। ये शिक्षा पूर्व जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, स्वतंत्रता पूर्व, तब का ये उसका शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ हुआ करता था। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है शिक्षा को जीवन से जोड़ने का प्रयास किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद जो है शिक्षा को जीवन से जोड़ने का प्रयास किया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं भी लाई गई थी शिक्षा के क्षेत्र में। स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे मुदालियर आयोग हो गया, जैसे कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो इस पाल समिति, ये जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं आई वो शिक्षा को जीवन से जोड़ने के लिए बनाई गई है, प्रयास किया गया है। अगला पॉइंट, विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुकूल वातावरण मिलता है। तो शैक्षिक प्रबंधन में ही उसको अनुकूलित वातावरण मिलता है, क्योंकि इसमें नियम, व्यवस्थाएं, हर चीज एक नियम के अनुसार किया जाता है शैक्षिक प्रबंधन में।
अगला पॉइंट है भौतिक एवं मानवीय संसाधन का उचित प्रबंधन है। तो ये विद्यालय प्रबंधन का उचित प्रबंधन होता है भौतिक मानवीय संसाधन। भौतिक की अगर हम बात करें तो जैसे विद्यालय के जो भवन बनाए जाते हैं, सहायक सामग्रियाँ जो होती हैं, उपकरण जो होते हैं, तो वो भौतिक संसाधन में आ जाते हैं। और मानवीय संसाधन की बात करें तो शिक्षक हो गए, छात्र हो गए, अध्यापक हो गए, समुदाय हो गए, समाज हो गए, ये सभी आ जाता है मानवीय संसाधन में। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि विद्यालय में शिक्षक, प्रधानाचार्य, विद्यार्थी व अन्य कर्मचारी मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूछ सकता है कि विद्यालय में मानवीय संसाधन के अंतर्गत कौन नहीं आता है, कौन आता है, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो शिक्षक, अध्यापक और शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी और अन्य जो कर्मचारी होते हैं वो मानवीय संसाधन के रूप में आ जाते हैं। एक चीज आपको बता दें कि जो विद्यालय प्रबंधन के जो संसाधन होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मुख्य और एक होता है गौण संसाधन होते हैं। दो होते हैं, एक मुख्य होता है, एक गौण। तो मुख्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके तीन पार्ट होते हैं। एक भौतिक संसाधन जो कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए एक भौतिक संसाधन, रुकिए दिखा देते हैं आपको। देखिए ये यहाँ पर एक भौतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन, एक वित्तीय संसाधन जो होता है, जो धन दिए जाते हैं, वो मुख्य संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। जो विद्यालयों को धन प्रदान किया जाता है, विद्यालय के रख रखाव संबंधी, सहायक सामग्रियां संबंधी, तो वो वित्तीय संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो तीन प्रकार होते हैं विद्यालय प्रबंधन के संसाधन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। अगला पॉइंट, जैसे विद्यालय में कक्षा, फर्नीचर, खेलकूद का सामान, ये भौतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। भौतिक संसाधन का मतलब जो मनुष्य बनाता है वही भौतिक संसाधन कहलाते हैं। अगला पॉइंट, स्वच्छ विद्यालय, शुद्ध जल एवं शौचालय, ये भी भौतिक संसाधन के ही अंतर्गत आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है विद्यालय शिक्षा संचालन हेतु मुख्य प्रबंधन है। तो वित्तीय संसाधन जो कि धनराशियां दिया जाती है विद्यालय को, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय को 5,000 आप पढ़े होंगे कि 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय को 6,000 नहीं 7,000 प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो ये वित्तीय संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला पॉइंट चलते हैं वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता के क्षेत्र। वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह है सामान्य शिक्षा सेवा के संचालन हेतु, दूसरा शिक्षा सुविधाओं के विस्तार हेतु, और तीसरा है शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो इन क्षेत्रों में जो वित्तीय संसाधन, वित्तीय प्रबंधन होता है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन के स्रोत। तो भूमि अनुदान, समाज द्वारा अनुदान, छात्रों की फीस द्वारा, राज्य के अनुदान, समाज सेवा संस्थाओं द्वारा जो भी अनुदान दिए जाते हैं वही शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आ जाते हैं। अभी फिलहाल में तो सरकार दान करती है, पैसे देती है, अपने हिसाब से पैसे देकर शिक्षा व्यवस्था चलाती है। लेकिन पहले जो होता है समाज देते थे, भूमि देते थे, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, तो उसमें ये अनुदान दिया जाता था समाज के द्वारा, छात्र के द्वारा जो फीस दिए जाते थे, तो ये वित्तीय संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला पॉइंट, समाज सेवी संस्थाएं जैसे कि विश्व बैंक, यूनेस्को हो गया। तो ये जो संस्थाएं हैं ना, ये समाज सेवा के रूप में कार्य करती हैं। जहाँ पर महामारी आती है वहाँ पर इन्होंने सेवा करने का कार्य किया है। तो ये समाज सेवी संस्थाओं के रूप में इनको देखा जा सकता है। विद्यालय बजट का प्रबंधन करता है। तो ये प्रधानाध्यापक का कर्तव्य होता है कि विद्यालय की जो बजट है उसका प्रबंधन करेगा। ये प्रधानाध्यापक को कार्य सौंपा जाता है। अगला पॉइंट है शिक्षण कार्य उद्देश्य विहीन है पाठ्यक्रम के अभाव में। शिक्षण कार्य जो उद्देश्य विहीन होता है वह पाठ्यक्रम के अभाव में वह उद्देश्य विहीन होता है। जब तक किसी भी शिक्षण कार्य का पाठ्यक्रम नहीं होता है, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता कि बच्चों को कितने लेवल तक पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, कितनी उसकी स्तर अनुसार ज्ञान है, उस हिसाब से उसको पढ़ाना है। तो शिक्षण कार्य उद्देश्यहीन रहेगा जब उसका पाठ्यक्रम ही नहीं रहेगा या अभाव पाया जाएगा। अगला पॉइंट, पाठ्यक्रम होना चाहिए रुचि एवं उपयोगी होना चाहिए।
ऐसा पाठ्यक्रम आप बनाएं। अगला पॉइंट है कि विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित करना है तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जा सकता है। अगर आप विषय को आधार बनाकर पाठ्यक्रम बनाते हैं तो वह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। अगर बालक को केंद्र मानकर अगर आप पाठ्यक्रम बनाते हैं तो वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की बात करें तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम जो बनाए जाते हैं वो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाते हैं। और क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को कहा जाता है अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम, इसको कहा जाता है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है छात्रों के सामान्य विकास का केंद्रित होता है तो वह कठोर पाठ्यक्रम में जो है सामान्य विकास केंद्रित होता है। जो उनको रुचि नहीं होती है, उनके लिए जरूरी नहीं होती है, वैसे पाठ्यक्रम को कठोर पाठ्यक्रम कहा जाता है। शैक्षिक मानसिक तथा ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है तो पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम से विकास होता है बच्चों का शैक्षिक मानसिक और ज्ञानात्मक पक्ष का विकास। अगला पॉइंट बालक का बहुमुखी विकास होता है तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से। तो देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या है कि पढ़ाने के साथ साथ जब उनको अब खेल कूद अन्य जो भी क्रियाएं होती है पाठ्यक्रम के अलावा वो क्रियाएं कराते हैं तो वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती है। और इससे बालकों का बहुमुखी बहुत क्षेत्र, जो बालक के बहुत से क्षेत्र होते हैं उसमें उनका विकास हो जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट है कि शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक विकास होता है तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से। जब बच्चे एक साथ सभी खेलते हैं, बातें करते हैं, अपने विचार दूसरों के विचार शेयर करते हैं तो इनसे उनके शारीरिक मानसिक और सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक का विकास होता है। अगला पॉइंट विद्यालय में खेल कूद एनसीसी एनएसएस स्काउटिंग गाइड के आयोजन आवश्यक हैं क्योंकि इससे शारीरिक क्रियात्मक का विकास किया जाता है। तो ये हर विद्यालय में कराए जाते हैं, एनसीसी कराया जाता है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्रीय पर्व विद्यालय दिवस से विकास होता है, भावनात्मक पक्ष का विकास होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय में होता है, राष्ट्र के जो पर्व हैं उसकी व्यवस्थाएं अगर होती है, विद्यालय दिवस मनाए जाते हैं अगर, तो उससे उनके भावनात्मक जो प्रभाव होते हैं ना वो अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जुड़ते हैं। इससे उनका भावनात्मक पक्ष का विकास होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं विद्यालय के नियमों के अनुरूप आचरण करता है तो अनुशासन जो है विद्यालय के नियमों के अनुरूप आचरण करता है। अगला पॉइंट अनुशासन है, सांस्कृतिक प्रणाली होता है अनुशासन, ध्यान रखिएगा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं शैक्षिक प्रबंधन में अनुशासन का महत्व है तो चरित्र निर्माण लक्ष्य प्राप्ति के लिए शैक्षिक प्रबंधन में अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व होता है, एक विद्यालय का ही सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है कि वो बालक का सर्वांगीण विकास करे। अगला पॉइंट विशेष वातावरण सृजन आवश्यक है, सर्वांगीण विकास के लिए विशेष वातावरण सृजन का आवश्यक होता है बालकों के लिए। विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण होती है तो वो दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति होती है, जो शिक्षा पद्धति वही विद्यालय में अनुशासनहीनता का कारण बनता है, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट है कि प्रशासन के केंद्रीय पद्धति का दोष है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जो अवहेलना करता है वह प्रशासन के केंद्रीय पद्धति का दोष माना जाता है। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रीक स्वरूप की अवधारणा का विकास हुआ है तो ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है शैक्षिक प्रबंधन के विकेंद्रीकरण स्वरूप की अवधारणा का विकास, क्योंकि तभी तो उनकी शिक्षा व्यवस्था वहाँ की काफ़ी उच्च मानी जाती है भारत की शिक्षा व्यवस्था से। अगला पॉइंट पर चलते हैं, शिक्षा व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी एक संस्था का न होकर सभी शासन सत्ताओं का होता है। प्रशासनिक के केंद्रिक रूप में अगर हम देखें तो जो शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है ना वो सिर्फ अध्यापक विद्यालय पर ही केंद्रित नहीं होता है, उस समाज के, उस आसपास के जो सामाजिक वातावरण है, माता पिता, सभी अभिभावकों का भी कर्तव्य होता है। तो
वह किसके अंतर्गत आते हैं? प्रशासनिक केंद्र, प्रशासन के विकेंद्रीकरण के रूप में उसको हम देख सकते हैं। अगला पॉइंट, वर्तमान में भारत में शिक्षा प्रणाली पद्धति प्रचलित है तो विकेंद्रित शिक्षा प्रणाली जो पद्धति जो भारत में विकसित है, यानी कि हर आदमी का कर्तव्य है, हमारे देखिए हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार भी है, और शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो नीति निर्देशक तत्व में भी हैं। तो ये विकेंद्रीकरण के हित अंतर्गत आएगी। इस पर केंद्र भी कार्य करती है, राज्य भी कार्य करती है, समाज भी कार्य करता है, विद्यालय भी कार्य करता है। तो सबका इसमें कर्तव्य का जो समावेशन है सबका इसमें है। तो सबका का मतलब हुआ विकेंद्रीकरण पद्धति हो जाती है, उसे ही हम कहते हैं। भारत में विकेंद्रीय पद्धति की देन ब्रिटेन की विकेंद्रीकरण पद्धति की देन ही भारत में है, क्योंकि ब्रिटेन ही भारत पर राज किया। तो जिस आदमी का राज रहता है उसका प्रभुत्व ज्यादा समय पर देखने को मिलता है, तो वो ब्रिटेन का यहाँ पर देखने को मिलता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, और हमारा अगला पॉइंट है कि शैक्षिक प्रशासन का संविधान किस अनुसूची में वर्णित है? तो वो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। शैक्षिक प्रशासन का संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो वो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। जैसे 7वीं अनुसूची सूचियों से संबंधित, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, संघ राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में जो है दोनों कानून बनाने का कार्य करते हैं। तो अभी इस समय जो शिक्षा है ना वो समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र भी बनाता है और राज्य भी बनाता है। अगला पॉइंट, भारत में शैक्षिक प्रशासन अनुगमन करता है तो संवैधानिक व्यवस्था के ही द्वारा शैक्षिक प्रशासन अनुगमन करता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, संविधान में शिक्षा को रखा गया है तो समवर्ती सूची में इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा सम्मिलित है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जो है प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा सम्मिलित है। इस समय इसका शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया गया है, HRD मंत्रालय के नाम से बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है वर्तमान में, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की। अगला पॉइंट, राज्य सरकार शिक्षा पर व्यय करती है 15 से 20% जो राज्य सरकार है वो शिक्षा पर व्यय करती है। अगला पॉइंट, शैक्षिक प्रशासन संबंधित है तो विद्यालय प्रबंधन से संबंधित होता है शैक्षिक प्रशासन। अगला पॉइंट, संगठन के व्यवस्था के सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो संगठन के व्यवस्था के सिद्धांत के प्रणेता की बात करें तो रॉबर्ट प्रेस्थस हैं, याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला हमारा पॉइंट है, भारत में स्वतंत्र रूप से शिक्षा विभाग की स्थापना 1945 में हुई थी, जब अंग्रेज हमारे देश से छोड़कर जा रहे थे तब। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय भाषा हिंदी का विकास दायित्व है तो वो केंद्र सरकार का दायित्व है कि अपनी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी उसका विकास करें। तो ये थे हमारे, अभी और भी बचे हुए उसको भी देख लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा कि शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप होना चाहिए तो गत्यात्मक एवं नवीन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, गत्यात्मक एवं नवीन होना चाहिए। अगला पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट हमारा है कि शैक्षिक प्रशासन समाज सेवा करने वाली एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रबंधन के लक्ष्यों की जानकारी ढंग से प्राप्त किया जाता है। ये कथन रफनर महोदय का है। तो कथन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हालांकि उतना कथन पूछता नहीं है इतने अंदर तक का। अगला पॉइंट, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता है तो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसकी काफी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है शैक्षिक प्रशासन की, क्योंकि एक समाज को, एक विद्यालय को अगर चलाना है तो शैक्षिक प्रशासन, उसके नियम कानून होते हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो वही को कहते हैं शैक्षिक प्रशासन। अगला पॉइंट, शिक्षकों एवं छात्रों के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है शैक्षिक प्रशासन। सही बात है ना कि शैक्षिक प्रशासन अगर शिक्षकों और छात्रों के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है तो वो शैक्षिक प्रशासन, क्योंकि उसी के अनुसार ही तो वो अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
अगला पॉइंट है, शिक्षा में नवीन प्रविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है तो शैक्षिक प्रशासन के द्वारा जो नवीन प्रविधियां होती हैं उसको अपनाया जाता है। शैक्षिक प्रशासन रोकता है शिक्षा में व्याप्त अपव्यय जो होते हैं ना, उसको इसके द्वारा रोका जाता है, शैक्षिक प्रशासन के द्वारा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप है तो एक केंद्रित स्वरूप और एक विकेंद्रित स्वरूप। केंद्रित स्वरूप जो कि शिक्षक के आधारित होता है, केंद्रित स्वरूप, लेकिन जो विकेंद्रित स्वरूप होता है ना, वो सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, उसे विकेंद्रित स्वरूप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, जब शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण दायित्व एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होती है तो वह प्रशासन के केंद्रीय स्वरूप के अंतर्गत कहा जा सकता है। मतलब एक कार अधिकार उस पर होता है उस व्यवस्था को चलाने के लिए। अगला पॉइंट, स्थानीय प्रशासन का महत्व न होकर राज्य सत्ता ही शिक्षा पर हावी होता है तो प्रशासन के केंद्रीकरण में ही आ जाते हैं, यानी कि सिर्फ उस पर राज्य ही अपना कानून सब कुछ व्यवस्थाएं बनाती है तो वो केंद्रित हो जाती है। लेकिन विकेंद्रित का मतलब क्या हुआ कि उस पर सभी अपनी व्यवस्थाओं को लागू कर सकते हैं। अगला पॉइंट, शिक्षा के केंद्रीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम रूस में हुआ था और आज भी वहाँ की व्यवस्थाएं जो है केंद्रीकरण ही है। अगला पॉइंट, प्रशासन के केंद्रीय पद्धति का दोष है लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना करना ही है। और अगले पॉइंट पर चलते हैं। शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रीकरण स्वरूप की अवधारणा विकसित हुई तो ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में, तभी तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था से काफ़ी आगे है। अगला पॉइंट, शिक्षा व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी एक संस्था पर न होकर सभी शासन संस्थाओं पर होता है तो वो प्रशासन का विकेंद्रीकरण कहा जाता है या स्वरूप होता है, जिस पर सभी का कानून बनाने का अधिकार होता है। ये एक ही PDF को दोहरा दिया गया है। चलिए दोस्त, तो ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।